एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये पहले से एक मानक रूप में लिखी हुई इक्वेशन है। ये अजमेर बीएससी में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये मानक रूप में है, तो यहाँ पे मैं पी ये लिखूंगा, क्यों ये लिखूंगा और आर में इसको लिखूंगा। तो यहाँ पे पी क्यों आर लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे पी क्यों और आर को यहाँ पे नोट कर लिया। तो पी क्यों आर नोट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्यों है। यहाँ पे देखो ये जो क्यू है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्यू का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। जैसे हम क्यू का रूट लेंगे, यानी कि रूट क्यू का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका मतलब हम इसका जेड प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही मेथड यूज में लेंगे। तो वो मेथड यूज में लेने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो परिवर्तित इक्वेशन है वो हम मान लेंगे यहाँ पे। तो वो इक्वेशन हम इस तरह से मानते हैं कि जो नया चर मानते हैं, स्वतंत्र चर हम जेड मानते हैं। तो जेड जब भी हम मानेंगे तो वो इक्वेशन इस तरह से बनेगी, y का अवकलन होगा जेड के सापेक्ष, यहाँ पे भी y का अवकलन जेड के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे सिंगल अवकलन हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे P1 Q1 और R1 होता है, जो इस तरह से होता है। यहाँ पे ये इस तरह से हम इसका फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड ज्ञात करेंगे, तभी हम यहाँ पे P1 Q1 और R1 हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जेड ज्ञात करने का जो मेथड था वो इस तरह से था कि हमारे पास जो क्यू होता है, क्यू के साथ में यहाँ पे कॉन्स्टेंट में जो भी होता है हम उसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो ए माना था हमने थ्योरी में, हमने यहाँ पे ए पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको हम Q1 मान लेते हैं। तो इसके साथ में यहाँ पे कांस्टेंट है 2, तो 2 को मैं Q1 मानूंगा। तो मैंने यहाँ पे देखो ये जो 2 है इसको मैंने Q1 मान लिया है। तो यहाँ हमारे पास Q1 हो गया है इस तरह से। तो मैंने ये Q1 इसको क्यों माना है, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखो क्यों है, तो क्यों के साथ में यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वहाँ से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 आ रहा है यहाँ पे। तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम मान लेते हैं Q1। कांस्टेंट 2 था तो 2 को मैंने Q1 मान लिया यहाँ पे। अब Q1 मान लिया तो Q1 का मान हम यहाँ से रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम Q1 का मान रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे देखो Q1 का मान मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे मैंने Q का मान रख दिया यहाँ से उठाकर, ये Q का मान मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे देखो Q1 को 2 मानने से हमें क्या मिला, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें इतना फायदा हो गया है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से माना है। वरना तो आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 2 मानने से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने ये आपको ये मेथड समझाया यहाँ पे कि जो कॉमन आए उसी को मान लेना ताकि वो कट जाएगा वहाँ से। तो मैंने यहाँ पे 2 को मान लिया, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ में रूट दूंगा, तो रूट लेने के बाद हमें ये मिलेगा, क्योंकि रूट लेंगे तो मैं यहाँ पे रूट लेके बता देता हूँ, dz/dx मिलेगा आपको। और यहाँ पे रूट लोगे तो आपको प्लस माइनस के अंदर रूप में मिलेगा cos x। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप प्लस रखो या माइनस रखो, दोनों से क्वेश्चन हल होता है, दोनों से सेम आंसर सेम आंसर मिलता है। इसलिए मैं हमेशा प्लस ही लेके चलता हूँ, क्योंकि प्लस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं प्लस चिन्ह लूँगा और यहाँ पे ये dx को इस साइड में भेज दूंगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जेड मिलेगा। और यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इस तरह से, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे कोस का तो साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड का मान हमें मिल चुका है साइन एक्स। अब जेड का मान तो हमें मिल चुका है, तो जेड के बाद हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे P1। तो P1 प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम मान पुट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है P1 का इसमें मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें P1 का मान मिलेगा 3, और P1 का मान जो 3 है वो कांस्टेंट है, और P1 का मान कांस्टेंट होता है तो हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन को अब आगे सोल्व कर सकते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो क्योंकि यहाँ पे P1 का मान हमें कांस्टेंट मिल चुका है, तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे P1 मिल चुका है, Q1 हमने मान लिया था, अब हमें R1 प्राप्त करना है। R1 के अंदर ये जो सूत्र है यहाँ पे हम R1 प्राप्त करते हैं इस सूत्र से। तो R का मान तो मैंने यहाँ से रख दिया cos की पावर 4, और यहाँ पे देखो Z का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पे Z है हमारे पास साइन का अवकलन को हो जाएगा cos, और यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे cos की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पे देखो cos की पावर 2 आपको मिल चुकी है यहाँ पे R1। लेकिन मैंने एक नोट डाला था, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने नोट डाला था कि जो R1 होता है वो Z के पदों में होना चाहिए। तो R1 को हम Z के पदों में लिखेंगे, तो ये तो cos के पदों में है, cos x का है, x के पदों में ये x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए Z। तो Z के पदों में हम इससे बदलेंगे। यदि हम cos की पावर 2 है उसको हम साइन में बदल दे तो साइन के स्थान पे हम यहाँ पे Z लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको cos की पावर 2x को साइन में बदल देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि cos की पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन की पावर 2x। यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला लगाया साइन की पावर 2x प्लस cos की पावर 2x इक्वल टू 1। वो फॉर्मूला लगाया जो हमने 10th में पढ़ा था त्रिकोणमिति में, अभी तो वो 9th में भी आने लगा है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दिया है मैंने। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स का मान रखेंगे हम Z, तो ये हो गया 1 माइनस Z की पावर 2। अब ये Z में बदल चुका है, तो ये जो R1 है ये भी हमें मिल चुका है,
Q1 भी हमें मिल चुका है और P1 भी हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो जैसे ही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे P1 का मान -3 आ गया। क्योंकि ये -3 किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो P1 है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे P1 का मान -3 आएगा। यहाँ पे P1 का मान -3 आएगा। तो यहाँ पे -3 आ गया यहाँ पे P1 का मान। तो ऐसे कैसे, और यहाँ पे जो R1 है, R1 का मान इस तरह से आ गया। और ये जो है Q1 तो हमने 2 माना था, तो 2 यहाँ पे आ गया Q1 का मान। तो ये हो गया हमारे पास परिवर्तित इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन हुई है यहाँ से हम प्राप्त करेंगे फंक्शन ये CF और PI ज्ञात करेंगे। तो CF और PI ज्ञात करने के लिए हमने चैप्टर 5.1 में पढ़ा था, तो उसी मेथड से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको D के पदों में लिखेंगे। तो D के पदों में लिखेंगे तो ये हो गई इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन, यानी कि D के पदों वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि D का मान होगा जो D/dz होगा। Z यहाँ पे है स्वतंत्र चर। तो यहाँ पे हो गई ये इक्वेशन इस तरह से। अब हम लिखेंगे इसकी सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होगी इस तरह से। यहाँ पे आप डायरेक्ट सहायक समीकरण लिख सकते हो, इसका गुणनखंड किया जा सकता है, इसलिए मैंने गुणनखंड कर दिया। आप बिना गुणनखंड किए भी इसको आगे सोल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसके गुणनखंड कर दिया। अब मैं लिखूंगा इसकी सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होगी इस तरह से। अब सहायक समीकरण से हम क्या करते हैं, m के मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणनखंड करने का फायदा ये हुआ कि हम डायरेक्ट m का मान यहाँ से लिख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे सहायक समीकरण लिखता तो मुझे यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ता। तो गुणनखंड तो आपको करना ही करना है, तो इसलिए आप पहले करो या बाद में करो। मैंने पहले कर लिया तो बाद में करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हमें m के 2 मान मिल गए, 1 और 2। अब m के मान मिल चुके हैं तो हम यहाँ पे CF ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका CF आएगा इस तरह से। ये CF हम कैसे लिखते हैं, तो ये भी हमने चैप्टर 5.1 में पढ़ा था CF लिखना। तो वहाँ से आप समझ सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। चैप्टर 5.1 वीडियो भी मिल जाएंगे, वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री की PDF भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास CF हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे हम प्राप्त करेंगे PI प्राप्त करने के लिए PI का फॉर्मूला लगाएंगे। तो PI का फॉर्मूला होता है इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन था इस तरह से था, तो PI का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे, तो PI होता है इस तरह से। फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ। PI का फॉर्मूला होता है 1/फंक्शन ऑफ D इंटू यहाँ पे Q। तो Q का मतलब ये है, यहाँ पे ये RHS, मैं Q के स्थान पे यहाँ पे RHS लिखता हूँ, RHS राइट हैंड साइड। चैप्टर 5.1 में मैंने यहाँ पे क्यों लिखा था, क्यों का मतलब यहाँ पे मैं उस टाइम में हम इधर का जो फंक्शन होता था उसको बोलते थे। तो यहाँ पे जो इस साइड में होता है राइट हैंड साइड में, वो होता है हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे होता है फंक्शन ऑफ D। तो फंक्शन ऑफ D होता है जो y के साथ में यहाँ पे, यानी कि D-1 D-2, यहाँ पे है फंक्शन ऑफ D। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ D लिख दिया। क्यों का मान में, क्यों का मतलब यहाँ पे RHS है, RHS का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो 1 के साथ में, एक Z⁻² के साथ में, -Z⁻² के साथ में। तो यहाँ पे देखो 1 के साथ में ले लिया और Z⁻² के रूप में भी मैंने इसको ले लिया। और ये माइनस का था, इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 कॉन्स्टेंट था, इसलिए ये आगे आ गया इस तरह से। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, जब भी कॉन्स्टेंट आता है तो D का मान हम 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे तो D का मान 0 पुट कर देंगे। और इसको सोल्व करने के लिए हमने 5.1 में, चैप्टर 5.1 में पढ़ा था, उस विधि से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि वो विधि क्या थी, तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो यहाँ आप चैप्टर 5.1 से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे तो D का मान 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा। और यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे इन्वर्स के रूप में लिखते हैं, इन्वर्स में इस तरह से लिखेंगे हम। और ये 1/2 कहाँ से आया, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया है, -2, तो -2 कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे ये आया है। और यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया है, इसलिए फिर से यहाँ पे माइनस के आ गया। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे इन्वर्स में -1 है, तो हम इसको इनफाइनाइट सीरीज से आगे सोल्व करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर देखो Z⁻² है यहाँ पे, तो मैंने इसको केवल 2 पदों तक लिखा है यहाँ पे, यानी कि D⁻²। यहाँ पे भी आप देख सकते हो D⁻²। इससे आगे मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे Z की अधिकतम पावर 2 है। जितनी पावर 2 होती है, जितनी पावर होती है इधर, उतनी पावर तक लिखते हैं। यहाँ पे पावर 2 है, इसलिए मैंने पावर 2 की तरह से लिखा है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 5.1 में, केस 9 पढ़िए आप डायरेक्ट, वहाँ पे आपको यही कंसेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो Z को हम अंदर गुणा कर देंगे, Z⁻² को,
यहाँ पे हमने पहले इन दोनों को गुणा कर लिया, या आप किसी तरह से भी कर सकते हो। तो इन दोनों को गुणा करेंगे हम, गुणा करके यहाँ पे ये जेड की पावर 2 है उसको अंदर गुणा करेंगे। तो अंदर गुणा करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी इस तरह से। अब यहाँ पे देखो 7/2 है, तो 7/2 है, तो यहाँ पे 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 2/2 से गुणा कर दूंगा। या तो 2/2 से गुणा कर दो, या आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से भी मैंने 1/4 कॉमन ले लिया, आप ऐसा समझ सकते हो। आप कुछ भी जैसा भी आपको समझ में आता है, हमने ये इसको इस तरह से बदल दिया। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने 2/2 से गुणा कर दिया, या आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। आप जैसा समझ सके वैसे आपकी इच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास पी आई का मान हो गया है इस तरह से। अब हमने देखो यहाँ पे सी एफ ज्ञात कर लिया, पी आई भी ज्ञात कर लिया, तो इसका हल लिखेंगे। हल होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो हम इसका हल लिखेंगे इस तरह से, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमने पहले ज्ञात कर लिया था पहले वाले पेज में, और पी आई हमने इस पेज में ज्ञात किया, अभी ये होगा इसका पी आई। तो दोनों को ऐड करके लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया इसका हल, y इक्वल टू सी एफ हमने ये ज्ञात कर लिया था, और पी आई हमने अभी भी ज्ञात किया है। तो इसका हल हो गया इस तरह से। लेकिन हमने देखा था जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर कहीं पर भी जेड नहीं था, तो जेड को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जेड का मान हमारे पास आया था sin x। तो यानी कि sin x होगा जेड का मान। तो यहाँ पे sin x लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ sin x लिख देता हूँ। तो यहाँ जेड था वहाँ पे मैंने sin x लिख दिया, यहाँ पे भी जेड है यहाँ पे मैंने sin x लिख दिया, यहाँ पे भी जेड है तो यहाँ पे भी मैंने sin x लिख दिया। तो ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर ये हो चुका हमारे पास। यदि आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यूरियोसिटी फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो यदि आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे प्रत्येक ये बुक पूरी बुक है जो चैप्टर वाइज अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप फ्री में वहाँ पे पढ़ सकते हो। आप कोई चार्ज नहीं लगेगा, और वहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मिलेगा आपको, और कई सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, और अन्य जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री उनके पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप मिलेगा आपको क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाके उसके डाउनलोड कर सकते हो।